हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि कल आपने देखा होगा कि मैंने 19 से 24 अगस्त का एनालिसिस डाल दिया है। हालांकि इट्स अ बिट लेट, बट एक गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको अभी भी बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे इस दौरान, या फिर आपने अगर पढ़ा होगा तो उसको अच्छे तरीके से या रिवाइज करने के हिसाब से नहीं देखा होगा। तो मैंने जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर से वो न्यूज़ आइटम बनाए थे, तो आप ज़रूर एक बार वो देख लीजिएगा एंड जस्ट सी दैट। आप देखिए उसको कि क्या उसमें चीज़ें हैं एंड ऑल। तो यू कैन सी दैट। स्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ पे आज का 25 से 31 अगस्त के बीच का एनालिसिस। और इसमें जो पहली न्यूज़ है वो है कलिवेली बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो कलिवेली बर्ड सेंचुरी के बारे में भी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक नॉड दी गई थी पहले, यानी कि एक परमिशन दी गई थी पहले फिशिंग हार्बर बनाने की कलिवेली बर्ड सेंचुरी के पास, लेकिन उसको एनजीटी ने विदहोल्ड कर लिया। एनजीटी ने कहा कि नहीं, अब ये परमिशन आपको नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो कलिवेली बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमिलनाडु में है। विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमिलनाडु, वहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पे लोकेटेड है। एंड इसके बारे में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक बर्ड सेंचुरी है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया की, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की बात चल रही है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, साउथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है। हालांकि इंडिया की जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो साउथ इंडिया की भी होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चिलिका लेक है, दैट इज चिलिका लेक। तो ये आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। अगर अगर आपसे कोई पूछे कि कलिवेली लेक जो है क्या वो कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से, तो यस इट इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल थ्रू उप्पुकुल्ली क्रीक। एक क्रीक है उप्पुकल्ली नाम की, उससे कनेक्टेड है ये, है ना। और इदयन थिट्टू नाम की एक सेंचुरी भी है यहाँ पे। इसके अलावा जो वेटलैंड का सदर्न पार्ट है, मतलब ये जो कलिवेली वेटलैंड है, इसका जो सदर्न पार्ट है वो उसको एक रिजर्व्ड लैंड डिक्लेयर किया गया था 2001 में। और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स हो गए, यूरेशियन करली हो गए, वाइट स्टॉर्क हो गया, रफ एंड डनलिन हो गया, ये सब यहाँ पे आते भी हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको मैप थोड़ा सा मैं दिखा दूँ यहाँ पे जो भी इसका लोकेशन है। तो ये मैंने ज़्यादा क्लियर फोटो है, जैसे चेन्नई में आपको विल्लुपुरम दिख रहा होगा, वहाँ पे विल्लुपुरम में ही ऑब्वियस सी बात है वो आपकी कल्लीवेली जो है वो लेक लोकेटेड है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये एक छोटा रिप्रेजेंटेशन है, फिर ये नीचे बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा कि विल्लुपुरम एक पॉइंट के रूप में डिक्लेयर कर दिखा दिया गया है, और उसके बाद फिर विल्लुपुरम के अंदर किस तरीके से लोकेटेड है कलिवेली वो भी आपको बता दिया गया है। और यहाँ पे देखो फिर बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो उसमें वो कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दूसरी न्यूज़ है क्लिथोडिम के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लिथोडिम अभी रिसेंटली एक कंसर्न रेज किए गए थे। एक हर्बिसाइड है ये। क्लिथोडिम क्या है? एक हर्बिसाइड है। तो पहले तो ये लिख लो कि क्लिथोडिम है क्या? एक हर्बिसाइड है एंड इट इज़ पोजिंग अ साइलेंट थ्रेट टू द मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लिथोडिम के बारे में कहा गया है कि एक हर्बिसाइड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। इट्स अ थ्रेट, इट्स अ साइलेंट थ्रेट टू द मेल reproductive health. And Clethodim is an oxime O ether. It is resulting from the formal conversion of acyclic keto group of oxime. देखो ये इसकी फिर टेक्निकल चीज़ है कि acyclic जो कीटो ग्रुप होता है ऑक्साइम का, उसके साथ जब उसका कन्वर्जन होता है जब क्लोरो एलाइल ग्रुप के साथ, तो फिर जा करके आपको क्लिथोडिम मिलता है। तो इट इज़ एन ऑक्साइम ओ ईथर। ये बस एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ऑक्साइम के बारे में अगर आपको जाना है तो इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम, है ना, ऑफ एन इमाइन। तो ये पूरा टेक्निकल केमिस्ट्री वाला टर्म है, इसको आप जानने की जरूरत नहीं। क्लिथोडियम के बारे में ये जरूर जानेगा कि ये एक हर्बिसाइड है, इट्स अ हर्बिसाइड एंड इट इज़ यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ एनुअल एंड पेरिनियल ग्रासेज इन द न्यूमरस क्रॉप्स। तो ऑब्वियसली बात है क्रॉप्स के बीच में जो ग्रासेज आ जाते हैं ना, हर्बिसाइड यही काम तो करेगा ना, हर्बिसाइड, तो उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे अल्फाल्फा हो गया या सेलरी हो गया, क्लवर हो गया, कॉनिफर्स हो गया, कॉटन, क्रैनबेरीज, गार्लिक, अनियंस, ऑर्नामेंटल पीनट्स, सोयाबीन, इन सब के बीच में आप यूज़ करते हैं इसको। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ रोल एज एन हर्बिसाइड एंड इज रिगार्डेड एज एन ऑर्गेनिक सल्फाइड। ऑर्गेनिक सल्फाइड के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सल्फाइड एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड, ठीक है ना। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके इफेक्ट्स के मतलब जो एक्सपोजर है इस हर्बिसाइड को क्लिथोडियम का, ये इम्पैक्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को एंड कॉज करता है क्या, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया या मेल रिप्रोडक्टिव जो मतलब आपका फंक्शन हो गया, उसको ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये याद रखिएगा कि ये क्लिथोडियम इसलिए न्यूज़ में था। एंड इट कॉजेज अ रिडक्शन इन टेस्टिकुलर वेट, जो टेस्टिस होते हैं उनके वेट को रिड्यूस करता है। डिक्रीज इन द जर्म सेल पॉपुलेशन, इट लोअर्स द लेवल ऑफ सीरम टेस्टोस्टेरोन, एबनॉर्मेलिटीज इन स्पर्म एंड कॉम्प्रोमाइज्ड प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं इम्पैक्ट होती है मेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना। तो क्लिथोडियम से थोड़ा दूर रहिएगा, जो मेल लोग हैं वो क्लिथोडियम से दूर रहिएगा, है ना। किसी भी खेत में मत घुस जाइए। दूसरी जो न्यूज़ है वो है गन जंपिंग। तो गन जंपिंग अभी रिसेंटली एक फिनोमिना है जो कि न्यूज़ में था। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं डोंट जंप द गन, है ना, या जंपिंग द गन। तो इट रिफर्स टू सेलेक्टिवली यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट बीन पब्लिकली अनाउंस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दैट। गन जंपिंग को जंपिंग द गन भी कहा जाता है। ये एक बिजनेस टर्म है। इसका मतलब होता है सिलेक्टिवली यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट बीन पब्लिकली अनाउंस्ड। तो एटलीस्ट टू इलीगल मेथड्स ऑफ आर देयर। पहला है कि आप नए जैसे शेयर्स में ज़्यादातर ये होता है, जैसे आपको, क्योंकि आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेते हैं, आपको इंटरनल कुछ इन्फॉर्मेशन पता रहती है ना। तो आईपीओ के दौरान आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सेल या बाय करना है अगर आप इसको स्टॉक्स कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो कि पब्लिक को नहीं पता। जैसे मान लो आप टाटा ग्रुप के हो और आपको पता है कि टाटा ग्रुप का मर्जर होने वाला है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, सपोज करो किसी के साथ वो होना। अब आपको ये इनसाइडर खबर पता है लेकिन पब्लिक को ये अनाउंस नहीं किया गया है, तो आप क्या करोगे, टाटा के सारे शेयर खरीदने शुरू कर दोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन मर्जर डिक्लेयर होगा उस दिन अचानक से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब क्या कर रहे हो आप, पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन अनाउंस नहीं है उसका यूज़ करके आप अपना बेनिफिट कर रहे हो ना। तो इसको जंपिंग द गन या गन जंपिंग बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स एक्सपेंशन। तो अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। आप सबको पता होगा कि ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुई और साउथ अफ्रीका में प्राइम मिनिस्टर गए भी थे 23 तारीख को। इनफैक्ट जब उस दिन चंद्रयान का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका से ही थे। तो ब्रिक्स ने अभी रिसेंटली इन्वाइट किया है 6 और कंट्रीज़ को टू ज्वाइन द अलायंस। ब्रिक्स अलायंस को ज्वाइन करने के लिए 6 और कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है मिक्स में। और ये 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं पहले वो हम देखेंगे, है ना। बट याद रखिएगा दे हैव बीन इनवाइटेड। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में ये ब्रिक्स प्लस डायलॉग हुआ और वहाँ पे किया गया। ओरिजिनली अगर हम ब्रिक्स का कंसेप्ट देखें तो जिम ओनील ने कंसेप्ट ये दिया था और उस ओरिजिनली इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। एंड यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के मिनिस्टर जब 2006 में मिले थे तो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर के इसको बनाया था। ब्रिक फिर ब्रिक्स बन गया, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स बना 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है। करेंटली अगर मेंबर्स देखें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ही हैं। और चेयर जो है इट इज़ चेयर्ड बाय मेंबर कंट्रीज इन रोटेशनल बेसिस। साउथ अफ्रीका इज़ द चेयर फॉर 2023। 2023 का चेयर साउथ अफ्रीका है। मैंने आपको बताया भी साउथ अफ्रीका में अभी हुआ भी था। पहला समिट जो हुआ था वो यकांटेरिन बर्ग 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स जो डिसीज़न है वो यूनानिमस होते हैं, सारे मेंबर्स को एग्री करना चाहिए तभी वो गो हेड मिलता है। तो ये बेसिकली ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। अभी 2023 में जो बातचीत हुई इसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है न्यू मेंबर्स के लाने का। अब नए मेंबर्स कौन कौन से जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं। तो इसमें 6 कंट्रीज़ हैं। ईरान पहले नंबर पे, यूएई दूसरे नंबर पे, सऊदी अरेबिया तीसरे नंबर पे, अर्जेंटीना चौथे नंबर पे, इजिप्ट 5वें नंबर पे और इथियोपिया 6वें नंबर पे। आप देख लीजिए 6 कंट्रीज़ फिर से बता रहा हूँ। ईरान पहले नंबर पे, यूएई दूसरे नंबर पे, सऊदी अरेबिया तीसरे पे, अर्जेंटीना चौथे पे, इजिप्ट 5वें पे और इथियोपिया 6वें पे। तो ये 6 मेंबर जो हैं वो नए मेंबर्स के रूप में आएंगे। इनकी मेंबरशिप जो स्टार्ट होगी वो जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी, है ना। एंड ब्रिक्स करेंटली रिप्रेजेंट करता है, करेंटली मतलब अब एट प्रेजेंट अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, है ना। तो 40% आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्वार्टर से ज़्यादा आपकी जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एडिशन होने वाला है 6 कंट्रीज़ का, ईरान, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इन सब कंट्रीज़ का, तो
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इंक्लूड करेगा, और 3 वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी, यूएई और ईरान, इनको इंक्लूड करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये 6 नए मेंबर्स जो है इंक्लूड होने वाले हैं। जनवरी 2024 इनकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, और अब टोटल जो मेंबरशिप हो जाएगी वो 11 कंट्रीज़ की हो जाएगी। याद रखिएगा 11 कंट्रीज़ की मेंबरशिप हो जाएगी, और ये पूरे वो 11 कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो 11 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऊपर जो लाइन लगी है दिख रही है आपको, वो पुराने मेंबर्स हैं, और अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई, ये नए मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है नदन सी रूट। तो रशिया जो है वो इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है, और बात करते करते वो डेवलप करना चाहता है नदन शिपिंग रूट, नदन सी शिपिंग रूट, याद रखिएगा। एनएसआर जिसको बोलते हैं, नदन सी रूट बोलते हैं। इट विल बी द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड द कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। तो यूरोप से लेकर के एशिया पैसिफिक रीजन के लिए तो शॉर्टेस्ट फ्री ट्रांसपोर्टेशन की रूट है, उसके रूप में ये डेवलप की जाएगी। एंड इट विल स्ट्रैडल द 4 सीज ऑफ द आर्कटिक ओशन, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनएसआर रूट जो है वो यूरोप से लेके एशिया के बीच में रहेगा। अभी जो डिस्टेंस है वो 21,000 किलोमीटर का है, उसको कम करके 13,000 कर देगा, है ना। याद रखिएगा, इट विल रिड्यूस इट टू 13,000। एंड ये स्टार्ट होगा एट द बाउंड्री बिटवीन द बैरेंट्स एंड द कारा सीज, कारा स्ट्रेट, बैरेंट एंड कारा स्ट्रेट के बीच में ये स्टार्ट होगा, एंड एंड होगा बेरिंग स्ट्रेट के पास, ठीक है ना। तो बैरेंट एंड द कारा सी के वहाँ पे स्टार्ट होगा। और आपका, मैं एक बार आपको मैप अभी दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि बैरेंट सी वाले रीजन से, बैरेंट सी और कारा स्ट्रेट वाला जो रीजन है वहाँ से लेकर के ये बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि आपका जो अलास्का, रशिया, यूएसए वाला रीजन है वहाँ तक ये जाएगा। तो पहले मैं आपको बैरेंट सी और कारा सी दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये आपका नॉर्वे, स्वीडन है। देखो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। इस वाले पार्ट में आपका देखो बैरेंट सी यहाँ पे लाई करता है, कारा सी यहाँ पे लाई करता है। इस वाले एरिया तक वो आने चाहिए। तो मतलब यहाँ से कहीं, यहाँ पे कहीं पे जा करके वो स्टार्ट हो गया ना, द नॉर्दर्न शिपिंग रूट, आपका नॉर्दर्न सी रूट जो है आपका, ठीक है ना। दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था वो बता रहा था कि ये अलास्का वाले रीजन तक आपका बेरिंग स्ट्रेट वाला रीजन जो है, तो ये आपका बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है, ये रशिया है। यहाँ अमेरिका का अलास्का वाला पोर्शन आता है, और यहाँ पे बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट आता है। ये बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पे आपका एल्यूजियन आइलैंड्स भी है ना, पैसिफिक ओशन में। तो ये वाला पार्ट भी आप देख लीजिए। अब मैं आपको नदन सी रूट दिखाऊंगा, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली है। तो अगर आप ये नदन सी रूट वाला फोटो देखें, जस्ट लेट मी ओपन दैट, लेट्स विजिट दिस पेज, और विजिट करके नदन सी रूट का एक बार मैप देख लेते हैं। तो इफ़ यू सी दैट पोर्शन, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट द, ओके लेट्स वेट, लेट्स ओपन दिस इमेज, लेट्स सेव दिस इमेज। Okay, just wait a second, maybe it will ask us to open. Okay, anyways, let's see this photo. लेट्स सी दिस फोटो। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, दिस इज द पोर्शन विच यू कैन सी अलास्का, और वो वाला बेरिंग सी वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको दिख रहा है। कैन यू सी दिस अलास्का बेरिंग वाले रीजन में ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखो। और नीचे देखो, ये वही नॉर्वे वाले पोर्शन है जहाँ बैरेंट सी वाला रीजन है, वहाँ के नीचे ही आ रहा है। तो जस्ट जो मैंने आपको लोकेशन बताई ना, एग्जैक्टली दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस नदन सी रूट जो अपन ने बात की है। तो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लीजिए, कारा स्ट्रेट, बैरेंट सी, कारा स्ट्रेट, और एंड करेगा बेरिंग स्ट्रेट पे। ये बहुत ज़्यादा हमारा डिस्टेंस कम कर देगा। इनफैक्ट ये जो स्वेज कैनाल वाला रूट है ना, उससे भी कम कर देगा जो टाइम टेकन है, डिस्टेंस है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, आपको देखिए डिस्टेंस सेविंग जो होगी नदन सी रूट के अलावा, इट कैन बी एज हाई एज 50% कंपेयर टू करेंटली यूज शिपिंग लेन्स वाया द स्वेज और द पनामा। तो स्वेज कैनाल और पनामा से जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी शिपिंग रूट्स, उससे हमारा 50% डिस्टेंस कम कर देगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। एंड रशिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नदन सी रूट की, क्यों? क्योंकि जो आर्कटिक ओशन है वो पूरा आइस बाउंड रहता है पूरे साल लगभग, है ना। तो आर्कटिक ओशन वाले रूट से तो यूज़ कर नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे फिर वो सेफ नेविगेशन के लिए और ट्रेड को डिसरप्ट ना होने के लिए उनको नदन सी रूट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना।
एंड रशिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट। ये भी आप एक याद रखेगा, केवल एकमात्र रशिया एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट है ना। ऑब्वियस बात है, उसको आइस ब्रेकिंग की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रशिया के पास कोई भी ऐसा वार्म वाटर पोर्ट नहीं है ना। एक क्रीमिया का सेवास्टोपोल वाला जरूर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, लेकिन वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। वार्म वाटर मतलब कि जहाँ पे पानी लिक्विड स्टेट में हो, अदरवाइज उनके पास सारा कुछ जो है वो उसी पॉइंट में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो नदन सी रूट है वो देखिए आप, ये नॉर्वे वाले पोर्शन जहाँ बेरिंग और का वो है, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये आपका स्वेज है, स्वेज कैनाल का एग्जिस्टिंग रूट है ये। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्वेज कैनाल यहाँ से होकर के निकलता है ये। अगला जो टॉपिक है वो है आदित्य L1 मिशन। ठीक है ना। तो आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 इज़ बेसिकली अभी रिसेंटली लूनार सक्सेस के बाद जो है वो आदित्य L1 मिशन भी हमने लॉन्च कर दिया, वो भी सक्सेसफुल हुआ, ये भी आपको पता होगा। लूनार सक्सेस के बाद आदित्य L1 हमने भेजा। एंड इसरो जो है अब वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है। आदित्य L1 के माध्यम से क्या किया जाएगा? सन को एक क्लोज डिस्टेंस से देखा जाएगा। की इन्फॉर्मेशन जो है सन के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वो वो देखी जाएगी। और 7 इसमें पेलोड भेजे गए हैं आदित्य L1 में, जिसमें स्टडी किया जाएगा सन का फोटोस्फेयर जो लाइट वाला पार्ट है, क्रोमोस्फेयर जो आउटर पार्ट है, जो क्रोमोस्फेयर, और दूसरा सन का कोरोना मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सन का कोरोना। इसके अलावा सोलार एमिशंस को पढ़ा जाएगा, सोलार विंड्स को पढ़ा जाएगा, फ्लेयर्स को पढ़ा जाएगा, सोलार फ्लेयर्स, और कोरोनल मास इजेक्शंस को पढ़ा जाएगा। जो कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं वहाँ सन से निकलने वाली चीज़ें, उनको भी स्टडी किया जाएगा। तो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सन का कोरोना, सोलार एमिशन, इसके अलावा आपका क्रोमोस्फेयर, सोलार विंड्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएगी। बात करें डिटेक्टर्स की, तो इट विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स का यूज़ करके राउंड द क्लॉक 24/7 सन की इमेजिंग भी की जाएगी। ये आदित्य L1 जो रखा गया है, इसको हेलो ऑर्बिट में रखा गया है अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1। L1 लैग्रेंज पॉइंट होता है, उसके हेलो ऑर्बिट में रखा गया है, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इट विल ऑब्जर्व द सन कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व करेगा ये। जो अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स है सन का, यानी कि जो क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट है, कोरोना जो हो गया, इन सबको भी स्टडी किया जाएगा। एंड कोरोनल हीटिंग को ऑब्जर्व किया जाएगा बाय यूजिंग दिस मिशन। कोरोनल मास इजेक्शंस हो गए उनको, और फ्लेयर्स हो गए। तो जैसे कि सन की जो जोन है वो आप देख लीजिए, सन के कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले सन का कोर होता है, फिर सन की रेडिएटिव जोन होती है, फिर कन्वेक्टिव जोन होती है, फिर लास्ट में कोरोना होता है। ठीक है ना। तो कोर होता है, कोर के बाहर रेडिएटिव जोन होती है, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन होती है, फिर आपका कोरोना होता है, और वहाँ से फिर आपका निकलता है क्या? कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है ना, कोरोनल मास इजेक्शंस। फिर आपको एक दिख रहा होगा फोटोस्फेयर वाला पार्ट। फोटोस्फेयर में आपको सन स्पॉट भी दिख रहेंगे, फोटोस्फेयर में ही होते हैं सन स्पॉट्स। एंड देन आपको सबसे आउटर जो होता है वो क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट भी दिख रहा होगा, क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट। ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। ऊपर देखो सोलर प्रोमिनेंस निकल रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये देखो 5 लैग्रेंज पॉइंट दिखाए गए हैं। देर आर 5 Lagrange points, L1, L2, L3, L4 एंड L5। दीज आर द फाइव Lagrange points। तो ये भी आप देख सकते हैं। दिस इज अगेन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड इसके अलावा नीचे आपको Lagrangian पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊँ तो Lagrange पॉइंट्स बेसिकली आर पोजिशंस इन द स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडी सिस्टम लाइक द सन एंड अर्थ प्रोड्यूस इन्हांस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इन्हांस नहीं, बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो क्या होता है, जैसे 2 बॉडीज़ हैं, अब 2 बॉडीज़ है, दोनों की अलग अलग ग्रेविटी है, दोनों की अलग अलग ग्रेविटी होगी तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ वहाँ पे जाएगी तो टिक नहीं पाएगी, ज़्यादा वाले की तरफ चली जाएगी। लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसे पोजीशंस होते हैं स्पेस पे जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है 2 बॉडी के, वो एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, है ना, बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। एंड वो बेसिकली कहना चाहिए कि बैलेंस फॉर्म में रहने के कारण फिर वहाँ पे स्टडी जो है ज़्यादा इजी हो जाती है, इक्विलिब्रियम का स्टेट आ सकता है, और इसी कारण से स्पेस क्राफ्ट्स को वहाँ पे रख सकते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ पार्किंग स्पॉट फॉर द स्पेस क्राफ्ट्स, है ना, ताकि वहाँ पे फिक्स पोजीशन में रहें। और अगर फिक्स पोजीशन पर रहेंगे तो मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन होगा, वहाँ पे मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन होगा। ठीक है ना। तो 5 पॉइंट्स है, लैग्रेंजियन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, ये 5 पॉइंट्स है
है ना। एंड ऊपर मैंने आपको सोलर प्रोमिनेंस के बारे में बताया ना, तो सोलर प्रोमिनेंस वही होता है कि एक सन से निकलता हुआ फिलामेंट लेयर दिखता है, जैसे एक लार्ज ब्राइट फीचर होता है जो कि एक्सटेंड करता है आउटवर्ड्स की तरफ, जैसे ऐसा लगता है सन से कोई फिलामेंट निकल रहा हो, है ना। सन का जो हॉट आउटर एटमॉस्फेयर है उसको कोरोना बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। सन का जो हॉट आउटर एटमॉस्फेयर है ना उसको कोरोना बोलते हैं, है ना। तो आप याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। L1 का यूज़ किया गया, लैग्रेंज पॉइंट L1 का यूज़ किया गया। L1 का जो हेलो ऑर्बिट है उसका यूज़ किया जा रहा है, एंड वहीं पे इसको पुट किया जाएगा जो आपका ये L1 सैटेलाइट है। अगला जो टॉपिक है वह है शीनन मीराज। व्हाट इज शीनन मीराज? तो दर्द कम्युनिटी जो है वो जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी, पहले तो एक फैक्ट आप याद रखना कि दर्द कम्युनिटी कहाँ की कम्युनिटी है, जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी है। तो दर्द कम्युनिटी जम्मू कश्मीर जो है उसको उसका खुद का एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसका नाम है शीनन मीराज, और ये गुरेज वैली में बनाया जा रहा है। दर्द कम्युनिटी के लिए उसका पर्सनलाइज्ड एक पर्सनल एक म्यूजियम बन रहा है जिसका नाम क्या है, शीनन मीराज, और ये गुरेज वैली में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। शीनन मीराज विल बी सेंटर टू हाईलाइट द दर्द शीना ट्राइब्स। तो दर्द शीना ट्राइब्स जो है वहाँ पे उनको शोकेस किया जाएगा। एंड कश्मीर के बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के रीजन में ये लाई करती हैं ट्राइब, एंड द सेंटर इज़ अ यूनिक ट्रिब्यूट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द ग्लोरियस आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द दर्दशीन ट्राइबल कम्युनिटी। तो दर्दशीन ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसके जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजियम फॉर दर्दीज ट्रेसेस द जर्नी ऑफ शीना कल्चर, लैंग्वेज एंड गुरेजी वे ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस किया जाएंगी यहाँ पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। दर्द कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये बुद्धिस्ट ग्रुप होते हैं। दे आर इनहैबिटिंग द विलेजेस ऑफ धा, हानू, गारकोन एंड दारचिक, एंड इट दे लाई ऑन बोथ साइड ऑफ द इंडस रिवर। दे स्पीक द शीना लैंग्वेज, शीना कल्चर होता है, शीना लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एंशंट ग्रीक्स और रोमन्स के मतलब क्रॉनिकल्स में भी दर्द कम्युनिटी का रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्राइब्स इन द रीजन। ऑक्यूपेशन अगर हम बात करें तो दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एप्रिकॉट्स यहाँ पे बहुत सारे ग्रो किए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे टर्म आता है, देखो, ब्रोकपाज। ब्रोकपाज को आर्यंस ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि आर्यंस ऑफ लद्दाख और द ब्रोकपाज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी। तो ये ब्रोकपाज का टर्म अगर आपको कभी मिलता है या आर्यंस ऑफ द लद्दाख का टर्म कभी मिलता है तो ये दर्द ट्राइब से रिलेट कर लेना थोड़ा बहुत। या फिर ब्रोकपाज अगर सिंपल पूछे कि किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में आर्यंस के डिसेंडेंट माने जाते हैं, ठीक है। अब अभी हुआ क्या कि जो चंद्रयान 3 हमारा लैंडर जहाँ पे टच डाउन किया है लूनार सरफेस को, उसका नाम शिव शक्ति स्पॉट रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? शिव शक्ति स्पॉट। तो बात चल रही है यहाँ पे कि भैया ये नाम क्या रख सकते हैं, कौन ओन करता है मून को, कौन नाम रखता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो मून की ओनरशिप के बारे में बात करें तो 1966 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस जो है वो एक आउटर स्पेस ट्रीटी लेकर के आता है। आउटर स्पेस ट्रीटी की आर्टिकल 2 जो है वो कहती है, इट सेज दैट द कंट्रीज हैड टू कोऑपरेट इन देयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ एंड कुड नॉट स्टेक अ क्लेम टू द मून। वो मून पे क्लेम नहीं स्टेक कर सकते, कोलैबोरेशन के साथ आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ट्रीटी में कोई ऐसी जिक्र नहीं किया गया कि क्या नाम उसका रखा जाता है कि नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है हम अपना साइट्स का नाम तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि लैंडिंग साइट्स अगर मून की है तो उसकी नेमिंग के रिलेटेड कोई रूल है क्या, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये डिटरमाइन करती है सम अदर रूल्स फॉर द स्पेस एक्टिविटीज़, ठीक है ना। ये स्पेस एक्टिविटीज़ के रूल्स के बारे में बात करती है। एंड इसी ने ही एक प्लानिटरी एंड सैटेलाइट नोमेनक्लेचर सिस्टम भी स्टार्ट किया है 1919 से 1919 से, और इंडिया उसका मेंबर भी है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं। मैनी मिशन साइट्स फर्स्ट सी नेम्स बीइंग गिवन टू देम इनफॉर्मली। तो इनफॉर्मली तरीके से नाम दिए जाते हैं, इसी कारण से इंडिया ने भी इनफॉर्मल तरीके से नाम दे दिया। नाउ दिस नेम्स विल बी सबमिटेड टू द IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को नाम दिया जाएगा, और उसके बाद अप्रूवल जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से आएगा। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल।
अगला जो टॉपिक है न्यूज़ का वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसेंटली कन्फर किया गया ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय द ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एंड सकेलारो पोलुआ। ठीक है ना, तो ये ग्रीस है जिसने दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। यूरोपियन कंट्री है ग्रीस, ये भी आपको पता होगा काफ़ी फेमस थी पहले। तो आजकल थोड़ा इसकी हालत टाइट है इकोनॉमिकली, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इंपॉर्टेंट तो है ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कन्फर किया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, याद रखेगा। ये ऑनर बेस्टो होता है बाय द ग्रीक प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ एंड द ऑर्डर ऑफ ऑनर वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1975। इसके पहले ऑर्डर ऑफ जॉर्ज होता था, ऑर्डर ऑफ जॉर्ज को रिप्लेस करके ऑर्डर ऑफ ऑनर बनाया गया है। ठीक है ना, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट ऑनर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस। तो ये एक आप याद रखिएगा। अगली जो टॉपिक है वो है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, लिप्स टेक्निक, याद रखेगा। लिप्स टेक्निक यानी कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रज्ञान रोवर जो है उसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, लिप्स टेक्निक का, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेज़र के माध्यम से ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना, प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया कि भैया मून के साउथ पोल में सल्फर है। प्रज्ञान रोवर कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एट द मून्स साउथ पोल। अब ये लिप्स इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑन बोर्ड है चंद्रयान 3 में याद रखिएगा। रोवर में ये फर्स्ट एवर इन सिटू मेजरमेंट है जो कि ली जा रही है एलिमेंटल कंपोजिशन की लूनार सरफेस पे, वो भी साउथ पोल पे। तो लिप्स इंस्ट्रूमेंट जो है रोवर में वो डेवलप किया गया है इसरो की लेबोरेटरी के द्वारा, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम डेवलप करती है। एंड इट यूजेज अ वेरी हाई एनर्जी पल्सर टू जनरेट द प्लाज्मा फ्रॉम रॉक्स और सॉइल। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जाननी है। लेज़र, इसमें लिप्स जो है वो लेज़र पल्स टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो लिप्स बेसिकली साइंटिफिक टेक्निक है दैट एनालाइजेस द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सपोजिंग देम टू द इंटेंस लेज़र पल्सेस। तो लिप्स टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो मटेरियल, जैसे मान लो सॉइल है मून की, उसको एक्सपोज कर देंगे टू द इंटेंस लेज़र पल्स। यहाँ से लेज़र पल्स मारेंगे रोवर से और उसको एक्सपोज कर देंगे। उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि क्या कंपोजिशन है, क्या चीज़ें हैं। तो उसी के द्वारा ये पता लगाया गया कि साउथ पोल जो है मून का, वहाँ पे आपका सल्फर ज़रूर है। तो सल्फर का कंपोजिशन क्लियर किया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्राइमरी एनालिसिस जो किया गया है उसके माध्यम से पता चला है कि मून में आपका एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सब लूनार सरफेस में है। इसके अलावा फर्दर मेजरमेंट्स ये भी रिवील किया है कि प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज इज देयर, सिलिकॉन इज देयर, ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, सल्फर के एविडेंस जो है वो बिल्कुल आ चुके हैं। ठीक है ना, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सल्फर ओरिजिनेट होता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मून की हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए, अगर हम सल्फर को पकड़ पाए तो, है ना। अब वहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं, क्या कैसे, तो उसके बारे में स्टडी चल रही है। रेड सैंड बोआ, तो रेड सैंड बोआ क्या है बेसिकली, ये इंडियन सैंड बोआ भी कहलाता है। नॉन वेनमस स्पीशीज़ है, स्नेक स्पीशीज़ है, नॉन वेनमस, याद रखेगा। रेड सैंड बोआ यानी कि एरिक्स जोहानी। तो इट इज़ कॉल्ड इंडियन सैंड बोआ ऑल्सो, उसको इंडियन सैंड बोआ भी बोलते हैं। नॉन वेनमस स्पीशीज़ है। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ड्राई पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, थ्रू आउट द ड्राई पार्ट्स जो होते हैं इंडिया के, वहाँ पे ये पाया जाता है। प्राइमरीली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बहुत थिक सेट स्नेक होता है, एवरेज लेंथ होती है 75 सेंटीमीटर की, है ना। एंड इसकी टेल जो होती है वो बॉडी के बराबर ही मोटी रहती है। जैसे बाकी अगर आप स्नेक्स देखेंगे तो उसमें बॉडी ज़्यादा मोटी रहती है, टेल थोड़ा पतली रहती है, लेकिन ये इसकी टेल बॉडी सब बराबर है ना। वो बोलते हैं ना, ये 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जहाज, तो वही जहाज ही है एक तरीके से। तो सैंड बॉयज बेसिकली स्मॉल बरोइंग स्नेक, ये स्मॉल बरोइंग स्नेक्स होते हैं। एंड इंडियन बोआ भी बोलते हैं इसको, सैंड बोआ को, है ना। तो एरिक्स, मैंने उसको आपको नाम भी इसका बताया था, अभी एरिक्स जोहानी, तो उसी जीनस से बिलोंग करता है, जीनस इज एरिक्स। एंड ये इसकी कुछ फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। इट्स द फोटोग्राफ लाइक दिस। आप टेल देखिए, टेल उतनी बड़ी है जितनी मोटी है जितनी का सर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को शेड्यूल 4 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। IUCN का स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगला जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। थोड़ा देखो न्यूज़ आइटम तो रहेंगे ही, अब 5-6 दिन का पेपर है तो न्यूज़ भी रहेंगी, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, लेकिन चीज़ें आपको आई होप कुछ अच्छी सीखने को मिल रही होंगी। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की बात कर लेते हैं तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने के लिए गया है इजिप्ट। याद रखिएगा, नगुइब मिलिट्री बेस, ये आपको दिख रहा है नगीब या नगुइब, नगुई मिलिट्री बेस, ये कहाँ पर है? इजिप्ट में है। और इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो है वो डिपार्ट कर गया फॉर द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार देयर। ये आप याद रखिएगा, नगुई मिलिट्री बेस आपका कहाँ पर है? इजिप्ट में है। इट्स अ मल्टी नेशनल ट्राई सर्विसेज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। याद रखिएगा, मल्टी नेशनल ट्राई सर्विसेज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज़ लेड बाय यूएस सेंटकॉम एंड इजिप्शियन आर्मी। तो यूएस सेंटकॉम और इजिप्शियन आर्मी इसको लीड करेंगे और यहाँ पे इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक तरीके से ये कहना चाहिए कि 3 नेशंस की एक्सरसाइज हो गई आपकी, इजिप्ट हो गया, यूएसए हो गया और आपका इंडिया हो गया। तो वैसे स्टार्ट हुआ था ये बायलिटरल बाइनियल एक्सरसाइज के रूप में यूएस और इजिप्ट के टाइम पे, जब कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ था 1977 में। तो कैंप डेविड एकॉर्ड के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसको साइन किया था प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो यूएस के थे। इसके अलावा इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत थे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन थे। They established a framework for historic peace treaty and it concluded between Israel and Egypt। तो वो बहुत सारे वॉर जो लड़े थे इन लोगों ने, इंडिया इजराइल और इजिप्ट ने, उनको एंड करने के लिए कैंप डेविड एकॉर्ड भी किया गया था। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ये अगर हम बात करें ब्राइट स्टार के बारे में तो पहली एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की 1980 में इजिप्ट में हुई थी, है ना। एंड 1995 में इसमें अदर नेशंस को भी इंक्लूड किया जाना शुरू कर दिया गया है ना। तो अभी तो 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर जाती है, लेकिन मेजर जो कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था तो इजिप्ट और यूएसए, आप याद रखेगा। सी आर राव जी का क्या रोल है स्टैटिस्टिक्स में? कल के न्यूज़ में मैंने आपको हालांकि बताया था राव जी के एक दो नाम, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बता दूं। तो राव फॉर्मुलेटेड द क्रेमर राव बाउंड इन 1945 सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर असेसिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को एसेस करने के लिए क्रेमर राव बाउंड इन्होंने बनाया था, है ना। इसके अलावा हिज राव ब्लैक वेलाइजेशन कंसेप्ट 1948 में दिया गया था एस्टिमेटर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। राव ब्लैक वेलाइजेशन कंसेप्ट दिया गया था। पब्लिकेशंस की बात करें तो राव जी के कैरियर में लगभग 500 पेपर्स पब्लिश हुए, 14 बुक्स जो कि कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं वो है। ठीक है ना। राव का वर्क जो है मल्टीवायरेट एनालिसिस के लिए, एस्टिमेशन थ्योरी के लिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग है। इसके अलावा फिशर राव मेट्रिक भी इन्होंने बनाया था, प्रोबेबिलिटी और फिजिक्स में उसका यूज़ होता है, फिशर राव मेट्रिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। एंड इनका जो इनोवेशन है वो अक्रॉस द डिसिप्लिन आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी एक डिसिप्लिन के लिए था, है ना। तो देर आर मेनी बुक्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि यूज़ करते हैं लोग, पीएचडी के स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। पब्लिकेशंस बहुत रिनाउंड थे। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको गाय मेडल मिला था सिल्वर इन सिल्वर 1965, गोल्ड मिला था 1993 में रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के द्वारा। गाय मेडल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाय मेडल, GUY मेडल। ठीक है। एंड इंडिया हैज़ ऑनर्ड हिम विद द पद्म विभूषण इन 2001। तो जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड है पद्म विभूषण, वो दिया गया 2001 में। यूएस ने इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया 2002 में। काफ़ी ग्लोबल इम्पैक्ट है राव का, CR राव का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ देर इज़ अगेन अ टॉपिक कॉल्ड नमस्ते स्कीम। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हालांकि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नाम से ही क्लियर है, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को मैकेनाइज करना है, मशीन्स लानी है ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग या जो लोग हाथ से करते हैं वो सारी चीज़ें हट जाएँ। तो व्हाट इज़ दिस नमस्ते या नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी आया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। एम इसका है टू एलिमिनेट हैजार्डस क्लीनिंग, to stop the deaths of sewer and septic tank workers and to ensure the safety and dignity of these workers। तो ऑब्वियस ही बात है, सेप्टिक टैंक जो वर्कर्स उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना है, उनकी लाइफ को सेव करना है, डेथ्स जो हो रही हैं उनको ख़त्म करना है, और हैजार्डस क्लीनिंग को ख़त्म करना है। ये सारे इसके एम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। एंड द स्कीम हैज़ रिप्लेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। उसको हटा दिया गया इस स्कीम को, SRMS बोलते थे, स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। 2007 में स्टार्ट की गई थी, इसको हटा दिया गया है।
कवरेज की अगर हम बात करें तो द स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल 4800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ द कंट्री। सारी 4800 से ज़्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड ये अगले 3 साल तक और काम करेगी, 2026 तक, 2025-26 तक। इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है? ज़ीरो फर्टेलिटी इन द सैनिटेशन वर्क। सैनिटेशन वर्क में एक भी फर्टेलिटी नहीं, कोई वर्कर ना, किसी वर्कर की जान ना जाए। ऑल द सैनिटेशन वर्कर जो हैं वो केवल स्किल्ड वर्कर्स परफॉर्म करें, और कोई जो सैनिटेशन वर्कर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ह्यूमन फीकल मैटर के, ताकि उनकी इंटीग्रिटी डिग्निटी मेंटेन रहे, ठीक है ना। और जितने भी सेवर एंड सेप्टिक टैंक्स हैं उनके पास मतलब एक्सेस टू अल्टरनेटिव लाइवलीहुड हो, ताकि वो कभी भी इस धंधे को छोड़ दे जहाँ पे वो हैं, या फिर मशीन्स का यूज़ करें। अगला देखो टॉपिक है, सेंटर हैज़ नाउ अप्रूव्ड राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व इन धौलपुर करौली। तो सेंटर ने अप्रूव किया राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व, जो कि धौलपुर करौली में अप्रूव किया गया है। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व इन धौलपुर करौली। और इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है इसको, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, राजस्थान में। इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व जो है वो रहेगा। एंड दिस इज़ इंडियाज़ 54th टाइगर रिजर्व एंड राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व। राजस्थान के बाकी के कौन से 4 हैं? तो रणथंबोर है, सरिस्का है, मुकुंदरा है एंड रामगढ़ विषधारी है। ये 4 याद रखेगा, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी याद रखेगा, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व्स कौन नोटिफाई करता है? तो दे आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो टाइगर रिजर्व घोषित करता है, नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। किसके एडवाइस पे? NTCA के एडवाइस पे। कैन टाइगर रिजर्व्स बी अल्टर्ड एंड डीनोटिफाइड? तो द प्रोसेस आर गवर्न बाय सेक्शन 38W ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। कुछ फीचर्स हैं। अब 38W(1) क्या कहता है? नो अल्टरेशन इन द बाउंड्रीज ऑफ अ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA के रिकमेंडेशन भी किया जाता है। इसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो अप्रूवल देगा, तब जाकर के ये करेंगे, ठीक है ना, जो बाउंड्री अल्टर करनी है अगर। No state government shall denotify a tiger reserve except in public interest with the approval of Tiger Conservation Authority and National Board for Wildlife। कोई भी स्टेट जो है वो टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है, वो भी तब जब NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल उसको मिल जाए, ठीक है ना। अगला टॉपिक है 7th GEF असेंबली, यानी कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये आपका 7th GEF असेंबली हुई है। उसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड रेटिफाई कर दिया गया है। आप सबको पता होगा कि अभी बायोडाइवर्सिटी का CBD कन्वेंशन हुआ था, है ना। CBD कन्वेंशन होता है, मॉन्ट्रियल कुनमिंग में हुआ था। इसको मॉन्ट्रियल कुनमिंग कहा जाता है ना, क्योंकि पहले कुनमिंग में होने वाला था, फिर बाद में मॉन्ट्रियल में हुआ था, तो मॉन्ट्रियल कुनमिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड वहाँ पे बनाने की बात की गई थी, अब उसको रेटिफाई कर दिया गया है, ठीक है ना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क फंड है, इसको रेटिफाई कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है 7th असेंबली में। किसकी 7th असेंबली में? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यानी कि GEF की फैसिलिटी में, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के GEF के 7th एडिशन में। कहाँ पे हो रहा था? वैंकूवर कनाडा में हो रहा था। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड क्या है? तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे टारगेट्स बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकने के लिए। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मॉन्ट्रियल कुनमिंग, उसकी ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था, मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ाया था आपको। तो ये 2030 तक के लिए जो टारगेट्स रखे गए हैं, एग्री किए गए हैं, 196 कंट्रीज़ ने एग्री किए हैं। अभी रिसेंटली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया है COP 15 में। ये CBD का COP 15 है ना, बायोडाइवर्सिटी का COP 15 है ना। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने अभी इसको होस्ट किया है। फंडिंग कहाँ से आएगी इसमें? तो गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंडिंग में। 20% ऑफ दिस फंड विल बी एलोकेटेड टू द इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये हो कि 20% जो फंड है वो इंडिजिनस पीपल, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए जाएगा। 36% जो फंड का है वो टू द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को जाएगा, 3% लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, एंड 25% जो रहेगा वो डिलीवर्ड किया जाएगा थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल टू अदर कंट्रीज़ एंड ऑल, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एंड
ये पहली बार हुआ है जब एक जो फंड है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि इंडिजिनस ट्राइब्स कम्युनिटीज़ इनको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बात कर लेते हैं इसकी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की जो उसको होस्ट कर रहा है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। याद रखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो 1991 में ही इस्टेब्लिश हो चुकी है और उसको इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक ने इन कंसल्टेशन विद यूएनडीपी एंड यूएनईपी। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन विद यूएनडीपी एंड यूएनईपी। अब क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? ताकि फंडिंग प्रोवाइड की जा सके टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंट, है ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। वर्ल्ड बैंक जो सर्व होता है करता है वो जीईएफ यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के ट्रस्टी के रूप में सर्व करता है और फंड को एडमिनिस्टर करता है। इसके फंड दिए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को एंड ऐसी इकोनॉमीज़ को जो थोड़ा ट्रांजिशन में है, डेवलपिंग से डेवलप्ड या डेवलपिंग के ट्रांजिशन में, लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग के हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ को दिया जाता है इसका पैसा। और ये 5 कन्वेंशंस का फिनेंशियल मैकेनिज्म है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कितनों का फाइनेंशियल मैकेनिज्म जीईएफ है। तो ये 5 जरूर याद रखिएगा। सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी जो होगा आपका, और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको कन्वेंशन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है, साइन 2013 में हुआ, इफेक्टिव 2014 से है। इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एंड एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ मरकरी। मिनामाटा जापान की एक जगह है जहाँ पे पानी में मरकरी गिर गया था, उसके बाद फिर लोगों को बहुत नुकसान हुआ, तकलीफ हुई। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको बता दिया मैंने, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए है, साइन 2001 में हुआ, इफेक्टिव 2004 से है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो कि एम करती है, एलिमिनेट करती है, विच एम्स टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ द पीओपीज़ के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर उनको बिल्कुल वही नहीं करना है, प्रोड्यूस ही नहीं करना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अब यूएनसीवीडी की अगर हम बात करें तो ये 5 जून 1992 से ये चालू साइन हुई है, इफेक्टिव 1993 से है। और ये इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यूएनसीसीडी की बात करें तो ये भी उसी समय आया था, इफेक्टिव 1996 से है। और ये जो है वो लैंड के डिग्रेडेशन को रोकता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एंड ऑल्सो। जीईएफ और इंडिया के अगर हम रिलेशंस की बात करें तो जीईएफ का मेंबर क्या इंडिया है? तो यस, इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीईएफ। इंडिया इज़ बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट ऑफ जीईएफ एंड इंडिया रिप्रेजेंट्स द जीईएफ साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? तो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, एरोसोल्स हो गया, फोम एजेंट्स लिखा है, फायर रिटार्डेंट्स लिखा है, लुब्रिकेंट्स लिखा है। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड? इनमें से कितनों को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। इनमें से कितनों को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs का यूज़ किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑल 4, सभी को बनाने के लिए। ठीक है ना? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के लिए भी देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला लिखा है कि इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC। दूसरा देखो लिखा है इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। तीसरा लिखा है इट इज़ एन एजेंसी अंडर OECD। चौथा लिखा है बोथ A एंड B। तो सिर्फ इसका आंसर A है, पहला ही आंसर इसका A है बस, है ना? ये साइंटिफिक स्टडी ये सब नहीं करेगा, वो काम UNFCCC और IPCC का है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब का है। अगला टॉपिक है टेली लॉ 2.0। अब यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने लॉन्च किया था टेली लॉ 2.0। टेली लॉ 2.0 अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। एंड ये इंटीग्रेट करता है टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को। इसमें टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है। क्यों लाया गया है टेली लॉ 2.0? ताकि जो सिटीजन सेंट्रिक मतलब एक्सेसिबिलिटी है, सिटीजन्स की एक्सेसिबिलिटी है टू द लॉ या जुडिशरी, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है ना?
and it will enable the common citizen to access the legal advice, legal assistance, legal representation through a single registration and single gateway of टेलीलॉ। तो एक बिल्कुल सिंगल गेटवे बनाया गया है टेलीलॉ का, उसमें आप रजिस्टर करिए और उसी के थ्रू आपको लीगल असिस्टेंस मिल जाएगा, लीगल एडवाइस मिल जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। टेलीलॉ प्रोग्राम जो हम बात कर रहे हैं वो ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही ऑब्वियस बात है चलेगा। तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड रहेगी और ये कनेक्ट करता है जो है बेसिकली ई इंटरफेस को, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोन सर्विसेज के माध्यम से। एंड एक पैनल ऑफ लॉयर्स है, तो उसके थ्रू लीगल एडवाइस भी दी जा सकती है ना। तो ऑब्वियस बात है कॉमन सर्विस सेंटर्स रहेंगे, वहाँ पे आप जाइए, इंटरनेट खोलिए, कंप्यूटर चलाइए और एडवाइस लीजिए। जो सेक्शन 12 है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का 1987, नालसा जिसको हम बोलते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट से 1987 का सेक्शन 12 बताता है कि कौन लोग हैं लीगल एड के लिए एलिजिबल। तो जो लोग लीगल एड के लिए एलिजिबल हैं उन सबको सर्विस जो है वो फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। और दूसरों के लिए मतलब जो लोग सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में नहीं आते हैं वो लोग नॉमिनल फ़ी दे करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट अंबर, यानी कि प्रोजेक्ट एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ये अंबर मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम विद इन कोलैबोरेशन विद द जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो अमेजॉन के साथ और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। एंड ये है प्रोजेक्ट अंबर। अंबर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2023 में। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। जॉइंट इनिशिएटिव है एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, अमेजॉन वेब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप याद रखिएगा। जॉइंट इनिशिएटिव एनएसडीसी प्लस फिर आपका जनरेशन इंडिया फाउंडेशन दूसरा प्लस अमेजॉन वेब सर्विस तीसरा। इसके अलावा इसको अंडरटेक किया जा रहा है संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत। याद रखिएगा ये भी कि अंबर प्रोजेक्ट जो है संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत है। एंड ये ट्रेन किए जाएंगे लगभग 30,000 यूथ जो हैं वो ट्रेन किए जाएंगे। फोकस किया जाएगा वुमेन पे, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप पे, लेकिन 30,000 से ज़्यादा लोग यूथ को ट्रेन करना है। एंड एक ये भी कहा गया कि जो 50% ऑफ दिस 30,000 रहेंगी ये वुमेन ही रहेंगी। एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो अभी रिसेंटली बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेगा कमेटी का, लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर रहेगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर वो एक मेंबर के रूप में रहेगा। और ये लोग क्या करेंगे, ये जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको ये अपॉइंटमेंट का काम करेंगे। अब इस बिल में क्या कि एक चेंज किया गया है, चेंज ये किया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो उन्होंने कहा था कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखना है आपको, लेकिन जो बिल है उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड किया है फ्रॉम द 3 मेंबर ऑफ कमिटी जो कि रिकमेंड करेगी नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही रूल किया था कि रूलिंग दी थी कि सीईसी और ईसी जो है दे विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कहा था कि जब तक लॉ नहीं बनता तब तक पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट करेगी, है ना। एंड अब जो बिल जो आया है उसमें कंपोजिशन ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा भैया अपॉइंट तो इसको प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन जो अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी रहेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का रहेगा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने एक प्राइम मिनिस्टर ले लिया और एक उसका मिनिस्टर ले लिया तो 2 वोट तो आपने एक तरफ कर ही दिए। तो मतलब कि जो जिसका मन होगा गवर्निंग बॉडी का वो उसको ले लेगा। तो ये इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आया है, दैट इज द बिगेस्ट इशू विच इज़ देयर, है ना। और
इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो 3 लोगों की कमेटी है सिलेक्शन कमेटी, इसके पहले एक सर्च कमेटी भी रहेगी, उसको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी। वो कुछ नाम ढूंढेंगे, उन नामों में से फिर ये सिलेक्शन कमेटी एक्ट करेगी, ठीक है ना। ऐसे कैंडिडेट्स को जो उसमें है, हालांकि सिलेक्शन कमेटी ऐसे कैंडिडेट को भी कंसीडर कर सकती है जो कि सिलेक्शन सर्च कमेटी नहीं नॉमिनेट कर रही है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कौन लोग क्वालिफाइड रहेंगे, तो इंडिविजुअल्स हु हैव होल्ड और हैव हेल्ड पोजीशंस इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज सीईसी एंड ईसी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने होल्ड कर रखी है या फिर होल्ड कर रहे हैं पोजीशन इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेक्रेटरी लेवल के तक की अगर पोस्ट आप हैंडल कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी, ठीक है ना। बिल ने ये भी कहा है कि जो सैलरी अलाउंस एंड सर्विस कंडीशंस होंगी सीसी नीसी की, दे विल बी सेम एज दोज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखो क्या कर दिया इन्होंने कि कहा है कि भैया बिल एंड जो सैलरीज एंड अलाउंसेज होंगे दे विल बी सेम एज द कैबिनेट सेक्रेटरी। टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें तो सीईसी एंड ईसी बोथ विल हैव अ टर्म ऑफ 6 years और 65 विच एवर कम्स फर्स्ट। If election commissioner is elevated to the position of chief election commissioner, its total term can not exceed 6 years। अगर एक इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो उसका टोटल टर्म जो होना चाहिए वो 6 साल का होना चाहिए। इसके अलावा बिल ये भी स्पेसिफाई करता है दैट सीईसी एंड ईसीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। बिल ने क्लियर कहा है कि सीईसी ईसी जो है वो दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिमूवल की बात करें तो द बिल मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर रिमूविंग सीसी कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ प्रोसेस सिमिलर टू दैट आर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो आपको वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए है, ठीक है ना, जिसमें मोशन की ज़रूरत होती है पास बाय बोथ द हाउसेज विद मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द हाउस। ये सारी चीज़ें उस पर देखी जाती हैं। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए सीईसी का केवल रिकमेंडेशन चाहिए और उसके बाद वो रिमूव किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है क्रिटिसिज्म होंगे इस बिल के, ये एडिटोरियल था एक्चुअली में। तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये कि बैलेंस ऑफ पावर इसमें जो शिफ्ट हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और दूसरों को नहीं। जुडिशरी को इंक्लूड आपने नहीं किया तो एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि आपने कोर्ट का जो सजेशन था उसको नहीं माना है, फर्स्ट हैंड जो सजेशन था, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाएगा, इलेक्टोरल गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आपके अधीन है, आपके फियर या फेवर में है, तो कैसे फ्रीली काम कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस के ऊपर एक और ख़तरा है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो ये आगे कुछ अच्छी, ये शायद मैंने उस समय के लिए यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए है। कुछ पेयर्स हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 98 साइन लिखा हुआ है, मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी 2003 लिखा है साइन, और स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिन 2011 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि कितने पेयर जो हैं वो करेक्टली यहाँ पे मैच्ड हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, ये करिएगा। श्रीलंका ने होस्ट किया पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल, याद रखिएगा श्रीलंका ने होस्ट किया है फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर हो गया, उसके साथ इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हो गई, उसने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया श्रीलंका में कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। याद रखिए कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई आर्ट की, और 30 वेल नोन फोक एंड क्लासिकल ट्रेडिशंस जो थे कर्नाटका के वो यहाँ पे शोकेस किए गए, डांसेस शोकेस किए गए, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, मुद्रा ड्रामाज, पपेट शोज, ये सारी चीज़ें ऑल दीज आर देयर, है ना। थोलपावा कूथू जिसको हम बोलते हैं, तो दे वर ऑल देयर, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटका के भी कुछ इम्पोर्टेंट मतलब वो आर्टिस्ट भी कहते हैं, जैसे माधुरी बोंद्रे, उनकी ट्रूप प्रोमिनेंट डांसर है माधुरी बोंद्रे, तो ये यहाँ पे शोकेस किया इन्होंने अपना टैलेंट। स्वामी विवेकानंद सेंटर की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ये कोलंबो में है, इंडिया में नहीं है। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो में है, 98 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड इट वॉज फॉर्मली नोन एज द इंडियन कल्चरल सेंटर, है ना, श्रीलंका में है। तो बाद में उसका नाम बदला गया, स्वामी विवेकानंद सेंटर किया गया, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। दूसरा कह रहा है मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। तीसरा कह रहा है मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। चौथा कह रहा है इन इंडिया द गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स का सही हैं। तो 1, 2, 4 सही हैं, केवल तीसरा गलत है, यानी कि मोनाजाइट जो है वो नेचुरली लेकर करता है द इंटायर इंडियन कोस्टल लैंड सैंड्स। केरला में ज़रूर पाया जाता है मोनाजाइट, जो मोनाजाइट सैंड्स हैं ये आपका केरला में ज़रूर पाया जाता है, लेकिन इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड कहना गलत होगा। 1, 2, 4। बंद ए आमिर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। बंदे आमिर नेशनल पार्क, तो तालिबान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है विमेन को फ्रॉम विजिटिंग द बंदे आमिर नेशनल पार्क अफगानिस्तान में। तो बंदे आमिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। विमेन को विजिट करने से मना कर दिया गया है। लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये याकब लंग डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान का, वहाँ पर है। पहला नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था अफगानिस्तान का 2009 में, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन्स। तो वहाँ का एक बहुत अच्छा फीचर है ये, लेकिन विमेंस को मना कर दिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, देखो, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना। आपको बताना है कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं। फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, 4, 5। केवल ये नीचे की 3, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गई, ये शेयर करते हैं ज़रूर, मतलब उनके साथ बॉर्डर शेयर, लेकिन बाकी नहीं करती। ठीक है ना। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? कौन सी? ये 2022 क्वेश्चन था। तो इसमें लेक विक्टोरिया, लेक फगुईबीने, लेक ओगुटा, लेक वोल्टा भी था। तो इसका आंसर था लेक फगुईबीन। ठीक है ना। चलो बढ़िया है। अगला है छैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात कर लेते हैं चैल या छैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो रिसेंटली एक रेयर ब्लैक ईगल स्पॉट किया गया था छैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। छैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सोलर और शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ लोकेटेड है। इट encompasses हिल्स, वैलीज, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। फ्लोरा की बात करें तो ओक, पाइन, सीडर, रोडेंडरॉन, ग्रासलैंड्स यहाँ मिलेंगे। फौना की बात करें तो फीजेंट्स, हिमालयन बेयर्स, डियर्स, लंगूर्स, पर्क्यूपाइंस ये मिलेंगे। वाटर बॉडीज़ में बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गिरी रिवर। तो ये जो आपका छैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है? ये गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके कैचमेंट एरिया में लाई करता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक फीजेंट बर्ड होती है, फौना में आती है। तो फीजेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1988 में छैल में। ठीक है ना। एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में इसको रखा गया है, याद रखिएगा। ब्लैक ईगल की बात करें तो ब्लैक ईगल डार्क ब्लैक होता है कलर में, स्ट्राइकिंग येलो बीक होती है इसकी, एंड इट सोअर्स ओवर द फॉरेस्ट एंड मोस्टली फाउंड इन द हिली रीजन्स। तो यहाँ मोस्टली हिली रीजन से पाया जाता है। दे मोस्टली हंट फॉर मैमल्स एंड स्मॉल बर्ड्स। एंड फैमिली जो है वो एसीपीट्रीडे फैमिली है। इक्टिनेटस नाम का जीनस है, एंड इट इज़ द ओनली मेंबर ऑफ दिस जीनस। इक्टिनेटस जीनस का केवल एकमात्र मेंबर जो है वो आपका ब्लैक ईगल ही है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इंडिया में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपका फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हो गया, वहाँ पर ये लाई करते हैं। IUCN स्टेटस जो है इसका लीस्ट कंसर्न है। अगला है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, KDMECC। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली रिप्रेजेंटेटिव्स 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ के गैदर हुए नैरोबी केन्या में। कहाँ पे गैदर हुए? नैरोबी केन्या में गैदर हुए। कौन? 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स। और वहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन ऑफ द कंपाला मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। तो कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, 3 मुद्दे थे, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इन तीनों को हाईलाइट किया गया और यहाँ पे डिक्लेरेशन भी लाया गया। एंड यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, डिक्लेरेशन जो है वो मतलब इट बिगैन ऑन 23 अगस्त को होस्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ केन्या के द्वारा। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन भी इंक्लूडेड था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज भी इंक्लूडेड था, है ना।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो ये 1951 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा में है। 175 मेंबर स्टेट्स हैं और ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो कि माइग्रेशन के कंसर्न्स को सॉल्व करने का काम करती है, कंट्रीज़ के साथ डिस्कस करती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो 2022 में ये साइन किया गया था, याद रखिएगा। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज 2022 में साइन किया गया था। साइन कहाँ पे हुआ था? कंपाला, युगांडा में, ठीक है ना। उस समय ये 15 अफ्रीकन स्टेट्स ने किया था, है ना। और ये इसमें ह्यूमन मोबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं उनको किया गया। अब उसकी यहाँ पे मतलब मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हो कहना चाहिए। 22 में हुआ तो 23 में पहली मीटिंग हुई। एंड ऑब्वियसली आता है माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज सब में अफ्रीका जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इंटरनल जो डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट है वो भी अफ्रीका में लगभग 7.5 मिलियन है ना। काफ़ी ज़्यादा है ये भी सारी चीज़ें। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। कंपाला जरूर याद रखिएगा डिक्लेरेशन जो है ये, इसमें युगांडा 2022। और इसमें ये भी आप याद रखिएगा कि जो मेंबर्स हैं 48 कंट्रीज़ थे, 15 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था स्टार्टिंग में। जाम्बिया, सेनेगल, इजिप्ट, सूडान, तंजानिया, सोमालिया, साउथ सूडान, रुवांडा, इन सब कंट्रीज़ ने किया था, ठीक है ना। होप यू गॉट क्लैरिटी। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें से कौन सी बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाई गई है? ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें ये 4 बॉडीज ऑप्शन में थी। आंसर इसका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनी है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनी है। एक और टॉपिक है स्मिशिंग टॉपिक। तो अभी स्मिशिंग क्या होता है? तो अभी रिसेंटली आईफोन एंड एंड्रॉयड यूज़र्स को कहा गया कि भैया एक नया फ्रॉड चल रहा है स्मिशिंग नाम का। स्मिशिंग क्या है? इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड फिशिंग। तो एसएमएस फिशिंग जो होती है वो एक स्मिशिंग नाम का अटैक है। तो एक फिशिंग अटैक ही है जहाँ पे फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं। जैसे मुझे कई बार करोड़पति, अरबपति बना दिया गया मैसेजेस में कि भैया ये बन गए, ये बन गए, है ना। तो साइबर क्रिमिनल्स ही होते हैं जो कि फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजते हैं इस तरीके से, और वो ट्रिक करते हैं रेसिपिएंट्स को कि आप उसमें क्लिक कर दो और आपकी जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है किसी तरीके से वो यूज़ कर ली जाए। तो क्या होता था कि अभी तक लोगों को पता चल गया कि भैया ईमेल में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब ईमेल से शिफ्ट करके ये मैसेजेस में आ गए हैं। तो लोग अभी मैसेजेस के लिए तैयार नहीं है ना, तो इस कारण से लोग कह रहे हैं कि अब इसको ये लेजिटिमेट सोर्स से आया हुआ मैसेज लगे, आपको एसबीआई के नाम से मैसेज भेज देंगे, है ना। तो इस मिशिंग से बचना है आपको, ठीक है ना। तो अर्जेंट ऐसे मैसेज आपको भेजेंगे कि आपको परसुएट करेंगे कि आप उसको क्लिक ही कर दें, इमीडिएटली क्लिक कर दें, या बोलेंगे कि आपका अकाउंट हैक हो गया, बोल देंगे कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल चेंज हो गई, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। तो दैट इज़ इट फॉर दीज डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।